डबल डिस्प्लेसमेंट मेथड मध्ये काय होतंय बघा. मला वाटतं 7th मेथड आहे आपली ही, डबल डिस्प्लेसमेंट. डबल डिस्प्लेसमेंट, राईट. याच्यामध्ये बेसिकली काय होतंय, ए आणि बी मध्ये एक कंपाऊंड असतो, सी आणि डी मध्ये एक कंपाऊंड असतो. ठीक आहे. मग आता ह्याच्यामध्ये एक जण नोन असतो आणि एक जण अननोन असतो. आपल्याला कुणाचं तरी एकाची इक्विव्हॅलंट वेट काढायचं आहे. म्हणजे आपण असं समजूया की हा अननोन आहे कंपाऊंड आणि हा आहे नोन. मग आता ह्याच्यामध्ये कोण कोणाला डिस्प्लेस करतंय, जसं नोट्स मध्ये आहे तशा प्रकारे घेतो मी. समजा ए आणि डी मध्ये रिएक्शन झाली, म्हणजे ए आणि डी मध्ये कॉम्बिनेशन झालं. म्हणजे काय झालं माहिती आहे का तुम्हाला, की हा जो डी आहे तो ह्या बी च्या ठिकाणी आला, राईट. डबल डिस्प्लेसमेंट म्हणतात. तसंच हा बी पण काय करतो, ह्या डी च्या ठिकाणी जातो, राईट. ठीक आहे. मग काय होतंय, मग असं होतंय सी आणि डी तयार, सी बीसी तयार होते बघा, बीसी किंवा सीबी म्हणू शकता त्याला. कॅटायन हा एनायन आहे. बर, आता महत्वाचं काय आहे, मी तुम्हाला सांगितलंय डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन असो किंवा डिस्प्लेसमेंट असो, नंबर ऑफ इक्विव्हॅलंट्स ऑफ डिस्प्लेसिंग आणि डिस्प्लेस्ड हे सेम असते, सर्वात महत्वाचे आहे. मग तुम्हाला काय केलेलं असतं की हा अननोन आहे, तर ह्या अननोन मधल्या बीच एकाच बरं का, एकाच इक्विव्हॅलंट वेट काढायचं असते आणि बाकी सर्वांचं इक्विव्हॅलंट वेट माहिती असते. म्हणजे ए चं इक्विव्हॅलंट वेट माहिती आहे, सी चं माहिती आहे, डी चं माहिती आहे, राईट. मग सिंपल आहे, नंबर ऑफ इक्विव्हॅलंट्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विव्हॅलंट्स ऑफ सी डी. आता मी पूर्ण ए बी का घ्यालोय, कारण ह्याचं मास मला माहित असतं मी किती घेतलंय रिएक्शन मध्ये, आणि ह्याचंही मास माहित असतं. आणि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मध्ये एवढंच लक्षात ठेवायचं, कोणता तरी एक प्रेसिपिटेट म्हणून बनत असतो आणि त्याच्यामुळेच ही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पुढच्या दिशेत होत असते. एक प्रेसिपिटेट बनतो. मग आता ह्याला काय लिहिता येते, मास अपॉन इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ ए बी इज इक्वल टू मास अपॉन इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सी डी. सोपं आहे रे. मग आता ह्याला काय लिहिता येते, मास ऑफ ए बी अपॉन इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ ए बी म्हणजे काय, हे एच नुसता नाही, असा ए एक्स बी वाय जरी असला तरी काही फरक पडत नाही, काही आपल्याला संबंध नाही इथं ना. ह्या फ्रिक्वेन्सी इक्विव्हॅलंट वेट मध्ये ह्या फ्रिक्वेन्सीचा काही संबंध नसतो. मग इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ ए प्लस इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ बी. चला, इथपर्यंत लक्षात आलं. काही अडचण आहे का बघूया. ओके, हा, कोणाला डिस्प्लेस केलं कळलं तुम्हाला. मग आता तसंच इक्वल टू काय लिहिता, मास ऑफ सी डी डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सी प्लस इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ डी. झालं काम. आता हे एक इक्वेशन आहे, याच्यामध्ये हे 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 आणि हे सर्व दिलंय, फक्त हे काढायचं असेल तर ते काढून टाकायचं. म्हणजे सिंपल काय करतात, तुम्हाला असं क्वेश्चन देतात बघा. काय क्वेश्चन देतात तुम्हाला, याच्यावरून पण विचारू शकतात, ते काय असं सांगता येत नाही कोणतंही. आता हे सध्या मी एक केस घेतलेली आहे इथं, ए बी आणि सी डी मधली, त्यांनी काहीही विचारू शकतात आणि ते सिंपल आहे, एवढंच मला तुम्हाला सांगायचं. क्वेश्चन कसा विचारणार ह्याच्यावरती एखादा बघूया आपण. असं म्हणणार की इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ह्याचं काहीतरी मास दिले, किंवा मी असं घेतो बघा, ठीक आहे, आपण एक अंदाजे घेऊया. इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ह्याचं मास, किंवा एखादा इथं कंपाऊंडच घेऊया आपण. हा कंपाऊंड आपल्याला नोन आहे ना, तर 20 ग्राम FeSO4 reacts
विथ, मग ह्याचे मास माहित असते, वजन मोजायला काही प्रॉब्लेम नसते बघा. रिॲक्ट विथ सम 60 ग्राम. आता लक्ष द्या, आता मी इथे काय करतोय, एक माहित असलेला आणि एक माहित नसलेला घेतो, म्हणजे सम एक्स आणि इथं मी दुसरा एखादा साल्ट घेतो Cl2. ठीक आहे, XCl2 60 ग्राम XCl2. हे एक्स माहितीच नाही कोण आहे. फाइंड इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ XCl2. ठीक आहे, आता रिॲक्शन कशी काय झालेली असत नाही किंवा आपण लिहू शकतो सोल्युशन मध्ये रिॲक्शन कशी झाली असणार. FeSO4. हा, तुम्हाला आता हे SO4 चं इक्विव्हॅलंट वेट वगैरे असल्या गोष्टी माहिती नाहीत. ठीक आहे, त्याच्यामुळे तुम्ही असा नका, एक सोपा घ्या. ह्याचं इक्विव्हॅलंट वेट म्हणजे काहीच नाही, ह्याचं मोलार मास सर्वांचं पूर्ण घ्यायचं आणि ह्याची व्हॅलन्सी 2 आहे त्यांना डिवाइड करायचं, असंही चालतं. इक्विव्हॅलंट वेट घ्यायला काही प्रॉब्लेम नाही, तिथं घेऊच शकतो आपण, काही प्रॉब्लेम नाही, त्यात तरी काय अडचण आहे. तर ही एक पूर्ण स्पीसीज आहे समजायचं. तर FeSO4 प्लस XCl2 डबल डिस्प्लेसमेंट होते बघा, हे याच्या जागेवर आणि हे याच्या जागेवर, म्हणजे काय होणार, FeCl2 प्लस XSO4. काम खतम. मग आता याच्यामध्ये काय होणार, मी डायरेक्टच लिहून काढतो असं. ठीक आहे, AB म्हणजे हा कंपाऊंड बघा, हे A हे B. ठीक आहे, सो मास ऑफ AB म्हणजे मास ऑफ AB च्या ऐवजी मी इथं काय लिहिणार, मास ऑफ FeSO4 अपॉन इक्विव्हॅलंट वेट. बघा, हे मास ऑफ FeSO4 आणि इक्विव्हॅलंट वेट Feचं प्लस सल्फेटचा. आता सल्फेट किती आहे, सल्फर 32, ऑक्सिजन 16, 16 चौक 64, ते 4 2 6 आणि 6 3 9 96. पण ह्याच्यावरती व्हॅलन्सी म्हणजे चार्ज असतो -2 म्हणजे डिवाइड बाय 2, तर किती येतं हे 48. 48 दोन्ही 96. तो सिंपल आहे. इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ सल्फेट, इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ Fe2 प्लस, राईट, इज इक्वल टू काय येणार, मास ऑफ CD म्हणजे मास ऑफ XCl2 डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ X प्लस इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ क्लोरीन. हे असं आपल्याला सॉल्व्ह करायचं. मग इथं जर व्हॅल्यू टाकल्या तर FeSO4 चं मास काय दिलंय, 20 ग्राम. Fe आयर्नचं ॲटॉमिक वेट आहे 56. 56 डिवायडेड बाय 2 त्याची व्हॅलन्सी म्हणजे 28, 28 प्लस सल्फेट मी आत्ताच काढलं होतं 48 इज इक्वल टू मास ऑफ XCl2 60 ग्राम. 60 ग्राम XCl2 च्या मास सोबत त्यानं रिएक्शन केलेली आहे, डिवायडेड बाय इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ X प्लस इक्विव्हॅलंट वेट ऑफ क्लोरीन. क्लोरीनचं इक्विव्हॅलंट वेट आपण काढलं ऑलरेडी 35.5. राईट, सर्व यायले ओके. 35.5 आहे बघा इथं. मग ह्याला सॉल्व्ह करायचं आणि तुम्हीच उत्तर काढा ते सॉल्व्ह करून. करा सॉल्व्ह, हे पूर्ण लिहून घ्या आणि ते सॉल्व्ह करा पूर्ण. ये फॉर्मूले आप कभी भी डिराइव कर सकते हो, इसलिए इनको याद करने की या रटने की जरूरत नहीं है. बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, ऑन द स्पॉट भी कर सकते हो इनको. बस मैं ले रहा हूं, ये सिलेबस का पार्ट होता है ना, तो इसको इस तरीके से लेना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसे कई सारे एग्जाम्पल करने के बाद इक्विवेलेंट वेट के ऊपर अगर अलग से भी क्वेश्चन आएगा तो आप खुद डिराइव कर पाओगे. राइट, शुरू में तो इक्विवेलेंट वेट बहुत ही ट्रिकी लगता था आपको, लेकिन अब आपको समझ में आया होगा कि एक्चुअली होता क्या है. बहुत ही आसान है ये, ऐसी कोई बात नहीं है. अब मैं आपको क्या करता हूं, यहां पे बताता हूं. चलिए स्क्रीन के ऊपर ही बताता हूं.
देखिए अब अगले वाले जो मेथड्स है यहीं पर देखेंगे हम। नेक्स्ट मेथड इज कन्वर्जन मेथड, राइट। सभी को ये दिख रहा है ना, स्क्रीन तो दिख रहा है। तो कन्वर्जन मेथड में क्या होता है, देखिए मान लीजिए आपके पास कोई है मतलब क्या है ये, मतलब एक अननोन एलिमेंट है ए, राइट। इसका आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना है, और उस अननोन एलिमेंट ए का आयोडाइड है आपके पास AI, सो दिस इज आयोडाइड ऑफ द अननोन एलिमेंट। और ये है आपके पास यहाँ पर ब्रोमीन, मतलब ब्रोमीन के साथ आपको इसको रिएक्ट करना है। ये एक्चुअली Br2 होगा ये, यहाँ पे याद रखना। जब आप इन दोनों को रिएक्ट करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी, मतलब आयोडीन के जगह पर आ गया ब्रोमीन और आयोडीन आपका डिस्प्लेस हो गया। तो AI का वेट है W1 और ABr का वेट है W2। मतलब ये वेट हमको पता है, हमने लिया है, मतलब मासेस इनके पता है। अब हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को क्या करेंगे, AI और ABr इन दोनों के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को इक्वेट कर देंगे। फिर क्या करेंगे हम, बहुत आसान चीज है, देखिए क्या करेंगे फिर। मैं यहाँ पे बहुत गलती कर दी है, मतलब इसको यहाँ पे लिखा है, देखिए मैं लिखता हूँ एक बार, AI और नीचे जो है वो क्या लिखेंगे हम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ I। सिमिलरली ये मास ऑफ ABr अपॉन मास ऑफ A, सॉरी इक्विवेलेंट वेट ऑफ A प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ Br। सिंपल सी बात है। तो इसमें क्या करना है, अभी इसको इधर लाना है और इसको इधर लाना है, बस। देखिए वही किया इधर। तो इस पूरे इक्वेशन में AI का मास पता है जो कि W1 दिया है, ABr का मास पता है जो कि W2 दिया है, देखिए यहाँ पर इज इक्वल टू EA प्लस EI। बस इस पूरे इक्वेशन में EI भी पता है, इक्विवेलेंट रेट ऑफ ब्रोमीन भी पता है, सिर्फ इक्विवेलेंट रेट ऑफ A पता नहीं है, जो कि आपको निकालना है, राइट। ये भी आपको समझ में आ गया, एक बार कंफर्म करो मेरे साथ। कम ऑन। नहीं, आयोडाइड कंपाउंड्स के लिए नहीं बेटा, ये इस तरीके की रिएक्शन कहीं पर भी कर सकते हैं हम, कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आयोडाइड ही। फॉर एग्जाम्पल अगर, मतलब यूजुअली आयोडाइड और ब्रोमीन एक दूसरे को इजीली रिप्लेस करते हैं, तो इसीलिए क्या किया है, उसका आयोडाइड लिया है। लेकिन क्लोरीन भी ले सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट है वोलाटाइल क्लोराइड मेथड। इसमें क्या है, देखिए कोई मेटल है आपके पास, यम, उसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करना है। एक्चुअली ये Cl2 है, लेकिन मैंने इन चीजों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया है यहाँ पर, क्योंकि उनकी जरूरत नहीं है, नीचे बस इक्विवेलेंट वेट लगने वाले हैं, तो मैंने ऐसा Cl2 वगैरह नहीं लिखा है। तो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करने पर मेटल क्लोराइड फॉर्म होता है, और ये एक वोलाटाइल क्लोराइड है। वोलाटाइल मतलब जल्दी से वेपराइज हो जाता है, ये बहुत ही जल्दी से वेपराइज होता है, वोलाटाइल क्लोराइड इसे बोलते हैं। तो अब इस ऊपर वाले रिएक्शन में हम MClX, इसको देखिए, मतलब मेटल क्लोराइड जो कि वोलाटाइल है, उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोलार मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी लिख सकते हैं, राइट। बट दूसरी बात यह भी है कि मोलार मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी होती है। इसके बारे में जरा बताना रह गया। एक्चुअली वेपर डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 2, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलार मास का, इसको बस आप याद रखो। वेपर डेंसिटी क्या होती है वो हम स्टेट्स ऑफ मैटर में भी देखेंगे, लेकिन अभी भी आप याद रखिए
कि वेपर डेंसिटी मतलब होती है डेंसिटी ऑफ गैस, एनी गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। मतलब ये बेसिकली रिलेटिव डेंसिटी की तरह होती है। तो आपको याद रखना है कि किसी भी गैस की अगर आपको वेपर डेंसिटी पता है तो आप उसका मोलार मास निकाल सकते हो, बस उसको 2 से मल्टीप्लाई करो। सो 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। अब आगे यहां तक तो क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक से देखो एक बार, राइट। अब इस फॉर्मूले, ये नया फॉर्मूला आपको मिल गया है आज, इसको याद रखो। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है तो राइट हैंड साइड्स को इक्वेट कर सकते हैं। तो इसीलिए इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX मल्टीप्लाइड बाय इट्स वैलेंसी इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो सिंपल सी बात है, ये जो यहाँ पे मैंने लिखा था इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX, राइट, दिख रहा है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ M प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय ये वैलेंसी। ये जो वैलेंसी है ना, इस वैलेंसी को मैंने इधर नीचे लिख दिया और इसको इसको मैंने ये ऐसा लिख दिया। तो अब मैं क्या करता हूं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन को इधर लेके जाता हूं, राइट। तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज इक्वल टू दिस थिंग माइनस इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोराइड, जो कि हमको पता है 35.5 है। तो बस यहाँ पे डाल दिया इधर, तो हो गई आपका इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल। ये वोलाटाइल क्लोराइड क्यों किया है, क्योंकि वो गैस में बहुत ही जल्दी कन्वर्ट हो जाता है और इसीलिए उसकी हमको वेपर डेंसिटी पता होती है, इसलिए वोलाटाइल क्लोराइड में कन्वर्ट करना। वेपर डेंसिटी से हम इजीली मोलार मास फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो वोलाटाइल क्यों है, तो इस स्टेप की वजह से, जिससे कि हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। चलिए अब आगे वाली मेथड, इसमें क्या प्रॉब्लम है देखिए, और एक बार बताता हूं। चलिए इसको इसको एक बार और बताता हूं। चलिए रुकिए जरा, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर दूं। तो यहां पर एक मेटल है, उसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन की है, उसका वोलाटाइल क्लोराइड फॉर्म किया, मतलब उसका क्लोराइड कंपाउंड फॉर्म किया जो कि बहुत जल्दी से वेपराइज हो जाता है। बस इतनी सी बात है और कुछ नहीं है। तो सिंपल सी बात है, किसी भी MClX मतलब किसी भी क्लोराइड के लिए हम क्या लिख सकते हैं, मोलार मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। वैसे ही मोलार मास का दूसरा फॉर्मूला होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी, राइट। वेपर डेंसिटी, ये गैस है इसलिए इसकी वेपर डेंसिटी बहुत ही इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, वो आपको क्वेश्चन में दी भी होगी। तो इसीलिए ये लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो मैंने ये राइट हैंड साइड को इक्वेट कर दिया। ये देखिए E इंटू वी इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। इस E की जगह पर ये V को मैंने नीचे ला दिया, ये देखिए इधर नीचे। और ये जो ये है, ये मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ MClX, इसको मैंने लिखा EM प्लस ECl, और ECl इधर प्लस है तो उसको मैंने इधर माइनस में लाया, राइट। तो EM इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय वैलेंसी माइनस E क्लोराइड। इस तरीके से ये काम होगा, राइट। और E क्लोराइड मतलब 35.5, कुछ नहीं। उसके बाद है नेक्स्ट, सिल्वर साल्ट मेथड फॉर ऑर्गेनिक एसिड्स। ठीक से देखो, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान होता है, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास। बहुत ऐसे टाइप्स हुए हैं इसलिए मैं अभी स्क्रीन पे दिखा रहा हूं आपको। मैं इसको थोड़ा क्लीन अप करता हूं, मतलब आपको समझने में आपको आसानी जाएगी। तो ये वाली मेथड अभी हमको देखनी है, सिल्वर साल्ट मेथड, राइट। इस मेथड को सबसे पहले इस रिएक्शन को जरा देख लो आप, ठीक से देख लो। पहले रिएक्शन ठीक से देख लो, बाद में मैं सब कुछ समझा दूंगा आपको क्या हो रहा है इस रिएक्शन में। आपको ये 10th क्लास में थी रिएक्शन, ये नहीं एग्जैक्टली ये तो नहीं थी,
लेकिन इस टाइप की रिएक्शन थी आपको, एसिड की रिएक्शन। क्या आपको याद है? ऑर्गेनिक एसिड, एसिडिक एसिड जिसको आप बोलते थे, उसकी रिएक्शन किसी मेटल के साथ थी, आपको पता है क्या? क्या बता सकते हो आप? चलिए, अगर आपको पता है तो बताओ। चलो, कौन सी थी पता है कि आपको? साल्ट फॉर्म करते थे हम, एक तरीके का। सोप, या फिर आप उसे क्या बोलते थे, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। बेसिकली उसमें एक साल्ट फॉर्म होता था। या फिर आपको ये भी याद होगा, एसिटिक एसिड की रिएक्शन किसके साथ? सिल्वर नहीं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी है। CH3CO यानी फॉर्म होता था, हम उसको बोलते थे सोडियम एसिटेट, राइट। वो सैपोनिफिकेशन में भी फॉर्म होता था। मतलब कहने का यही इतना ही मतलब है कि इस टाइप की रिएक्शन आपको हुई है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ही नई रिएक्शन है आपके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या हुआ है जो आपको इसमें सिल्वर दिख रहा है, ये सबसे पहले तो इसको थोड़ा क्लीन कर लेंगे हम, राइट। अब देखिए, यहाँ पे सिंपल सी बात क्या है, किसने किसको डिस्प्लेस किया है, बस इतना ही पता होना चाहिए हमको, और कुछ नहीं। तो ये जो सिल्वर है, ये सिल्वर आता है इस H की जगह पर, और ये सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड कहते हैं इसको, सिल्वर साल्ट ऑफ दिस एसिड, मतलब सिल्वर साल्ट ऑफ दिस ऑर्गेनिक एसिड, सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड, जो कि आपने 10th क्लास में आपने क्या पढ़ा था? सिल्वर सॉल्ट नहीं, राइट, ये सही बात है। सिल्वर साल्ट में सोडियम की थी, सोडियम साल्ट ऑफ एसिडिक एसिड, या फिर सोडियम साल्ट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है, लेकिन इसकी कोई जरूरत नहीं है हमको, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट फॉर अस। अब देखते हैं इसको क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो रिएक्शन हो रही है सिल्वर की किस, और ये एसिड फॉर्म हो रहा है, सॉरी ये साल्ट फॉर्म हो रहा है। तो हमको पता है कि सभी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम होते हैं, तो मैंने क्या कर दिया, इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट और इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इक्वल है ऐसा लिख दिया इधर, राइट। बात खत्म हो गई। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का मतलब होता है इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास, इधर इक्विवेलेंट वेट अपॉन मास डैश मैंने यूज किया इस साल्ट के लिए, और क्या है। अब मैंने क्या किया आगे, उसके आगे देखिए, इधर जो यम है उसको इधर लेके आया, सॉरी यम को नहीं, पूरा उल्टा पुल्टा कर दिया इसको मैंने, आपको समझ रहा होगा कि किस तरीके से किया है। इस यम को मैं इधर लेके आया, राइट, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरीके से आपके पास इक्वेशन बना। अब जरा ठीक से देखिए आगे क्या किया है, ये हुआ। अब इक्विवेलेंट वेट ई यानी क्या है, इक्विवेलेंट वेट किसका है ये, देखिए सिल्वर का है, तो जो कि होता है 108, 108। मास ऑफ द सिल्वर कितना लिया है रिएक्शन में हमको पता है, मास ऑफ द साल्ट, सिल्वर साल्ट कितना लिया है वो भी पता होता है। तो इन दोनों का ये मास। अब इक्विवेलेंट वेट डैश, डैश यानी किसका इक्विवेलेंट वेट है वो जरा ठीक से देख लो। ये देखिए, ये इक्विवेलेंट वेट है इस चीज का, यानी सिल्वर साल्ट का, सिल्वर साल्ट का। तो मैं उसको क्या करता हूं, ये जो सिल्वर साल्ट है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, COOA जो है इसका एनायन, और दूसरा सिल्वर जो कि कैटायन है। तो इसका इक्विवेलेंट वेट प्लस इसका इक्विवेलेंट वेट, इस तरीके से मैंने यहाँ पे लिख दिया है, राइट। तो देखिए अब क्या हुआ, इस मास को इधर लेके आए, यम डैश को ऊपर लेके गए, देखिए ये दिख रहा है ये। अब इसको जैसा है वैसे ही लिख दिया, राइट। अब इसको क्या कर दिया मैंने, सिल्वर को 108 लिख दिया, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैंने क्या किया, जानबूझ के इस इक्वेशन में +1 और -1 कर दिया, मतलब 1 ऐड भी कर दिया और 1 को मैंने क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बहुत ही सिंपल सी चीज की है, कुछ भी नहीं है। क्यों किया मैं बताता हूं। अब ये तो लेफ्ट हैंड साइड है आराम से बैठी हुई, ये तो पहले से ही है ये वाला। अब क्या हुआ, 108 में से 1 चला गया, तो ये क्या हो गया 107। और 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन H+ लिख सकता हूँ। सही बात है ना, सही बात है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एक ही तो होता है, तो एक की जगह पर मैंने इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन लिख दिया।
अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, अब इन दोनों को देख लो एक बार, ये दोनों मिला के क्या फॉर्म करते, CH3COOH, ऐसा फॉर्म नहीं करते? सिंपल सी बात है, करते हैं, ऑफकोर्स करते हैं। तो इसको मैंने CH3COOH लिख दिया और इस 107 को इधर लाया, तो सिंपल सी बात है, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिटिक एसिड आपके पास निकल के आता है इस तरीके से। यानी ये तो एसिटिक एसिड का हुआ, लेकिन दूसरा भी कोई होता तो उसका भी इक्विवेलेंट वेट हम निकाल सकते हैं इससे। मतलब कोई जरूरत ही नहीं, बस ऑर्गेनिक एसिड है कोई तो भी बोलेंगे, उसका मास कितना लिया है, उसके साल्ट का मास कितना फॉर्म हुआ ये भी हम मेजर कर सकते हैं, बस काम हो गया। ठीक है, क्या ये मेथड आपको समझ में आई? यस और नो बोलो एक बार। हाँ, इसको सिल्वर एसिडेट कह सकते हैं। बेटा ये पूरा पेज